लास्ट क्लास में हम ये फैक्ट पढ़ चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में कितने सेशन हुए? 11 सेशन कंप्लीट हुए। और लास्ट सेशन हम किस डेट को मानेंगे? 26 नवंबर 1949। फिलहाल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस, विद इफेक्ट फ्रॉम 2015। 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए, इसकी लास्ट मीटिंग अगर हम 11 यहाँ कंप्लीट माने और लास्ट एक मीटिंग और हुई, कब हुई वो? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी को। और उस दिन कितने मेंबर्स ने साइन किया था? 284, 284 सदस्यों ने साइन किया था आउट ऑफ 299, 299 में से 284 ने किया था। महिलाएं कितनी थी उसमें? 8 महिलाएं थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उस पर डिस्कशन ड्राफ्ट पर 114 दिन हुआ था। एक्सपेंस टोटल खर्चा नियर अबाउट 64 लाख, 64 करोड़ नहीं है, 64 लाख। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी हुई थी। टोटल बनने में टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। देखिए, सबसे पहले ये फैक्ट कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अब हम ये सारे किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के रिगार्डिंग, है ना? तो लिखें, देयर वर टोटल 11 सेशंस, देयर वर टोटल 11 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। ब्रैकेट में मेंशन कीजिए 9 दिसंबर 1946 टू 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। क्लियर हो गया फर्स्ट मीटिंग कब थी और लास्ट मीटिंग कब थी? देन नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यही मेंशन कर लीजिए सेकंड पॉइंट। फ्रॉम 2015, फ्रॉम 2015 26 नवंबर is celebrated as the Constitution Day। 2015 से 26 नवंबर संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बॉक्स में, मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन was 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। संविधान के निर्माण में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 मास 18 दिन था। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held oblique assembled, was held oblique assembled on 24th Jan of 1950 and total 284 members signed on our constitution
signed on our constitution out of 299 members. Eight women were also included in 284 members. हिंदी में लिखिए, संविधान की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। जिसमें 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड for which constitution making rupees 63.96 lakh or near about 64 lakh. हिंदी में लिखें, संविधान निर्माण में कुल खर्चा 63.96 लाख यानी लगभग 64 लाख हुआ। Then discussion on the draft of constitution, संविधान के प्रारूप पर बहस टोटल 114 डेज 114 दिन हुई। सिग्नेटरीज हम लिख चुके हैं। देन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डैश पी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार डैश पी.एन. राव। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्रेटरी, संवैधानिक सचिव, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्रेटरी संवैधानिक सचिव एच.वी.आर. अयंगर। देन सिंबल ऑब्लिक सील, संकेत ऑब्लिक मुहर डैश एलिफेंट या हाथी। संविधान के लिए जो सील यूज की गई थी उसमें क्या था? एलिफेंट था, हाथी था। ये हम आगे लिखेंगे, ये डिटेल। यहां हम समझेंगे कि जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग कौन सा है हमारा? ट्राई कलर, तिरंगा बोलते हैं जिसे। ये कब एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 22 जुलाई 1947। और जिस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जैन को, उस दिन 3 चीजें अडॉप्ट की थी साथ के साथ, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट। क्लियर है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, ये तीनों किस दिन अडॉप्ट किए थे? 24 जैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the following, संविधान सभा ने निम्न को स्वीकार किया या निम्न को अपनाया। adopted, फर्स्ट डेट 22 जुलाई 1947, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज।
नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं? कितने कलर होते हैं? 4 कलर हैं। ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन। और जो इसमें स्पोक्स बनी होती हैं साइकिल में, वो सारी किसकी होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। 4 कलर हैं। और इसका रेशियो क्या होता है? 3:2। 3:2 लिखें। There are 4 colors in our national flag, that is called tricolor. हमारे राष्ट्रध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, उसमें 4 रंग होते हैं। Length and width ratio of flag is 3:2। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज में या तिरंगे में 3:2 है। अब बताइए इसमें टोटल स्पॉक्स कितने होते हैं? तिलियां कितनी होती हैं इसमें? 24 लिखें। There are 24 spokes in the cycle या circle। तिरंगे के मध्य 24 तिलियां चक्र में होती हैं। देन नेक्स्ट डेट डालिए, 24 जैन 1950। 24 जैन 1950। 3 things was adopted. First, national anthem, national song and president। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है, वो हैंड रिटन है। कैसी है? हैंड रिटन है। और दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग लिखी गई हैं। जो हिंदी में तैयार की गई है वो बसंत कृष्ण वैद्य उन्होंने तैयार की है, और काफी सुंदर राइटिंग है ये उस समय की। और सेकंड इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने तैयार की है। देखिए नेक्स्ट मेंशन करें, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, the original copy of our constitution by was written by the, हमारे संविधान की मूल प्रति निम्न के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट इन हिंदी, डैश बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य। सेकंड इन इंग्लिश, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको नेट पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है इनको। देखें अब यहां हम समझे। अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने 2 चीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड सेकंड पढ़ी थी इंटरीम गवर्नमेंट। अब एक्चुअल में 2 चीजें पैरेलल चल रही थी, 2 चीजें पैरेलल चल रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए इकट्ठी होती थी तो उसे क्या बोलते थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून है, लेकिन नॉर्मल कानून भी तो बनाने थे। तो नॉर्मल कानून बनाने के लिए कौन काम करता है? पार्लियामेंट। तो जब नॉर्मल लॉ बनाना होता था तब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का काम करती थी, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम करना होता था तब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो इसके हेड कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हम पढ़ चुके हैं। और जब इसे लेजिस्लेचर यानी विधायिका की तरह काम करना होता था, नॉर्मल जब कानून बनाना होता था, तब इसके हेड कौन हुआ करते थे? जीवी मावलंकर। क्लियर है? तो एक ही बॉडी दो काम कर रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करती थी तब उसे बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, और उसके हेड हुआ करते थे, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब नॉर्मल लॉ तैयार करती थी, साधारण कानून बनाती थी, तब वो लेजिस्लेचर विधायिका का काम करती थी, विधान बनाने का काम करती थी। तो उसे उसका हेड कौन हुआ करता था? जीवी मावलंकर। लिखें एक लाइन का स्पेस देकर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had actually two different works. संविधान सभा के पास वास्तव में दो भिन्न तरह के कार्य थे। फर्स्ट पॉइंट, when it works for the making of constitution, it was called Constituent Assembly and that time the president of Constituent Assembly was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला पॉइंट लिखे हिंदी में, जब यह संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसे संविधान सभा कहते थे, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। सेकंड पॉइंट, when it has to make another laws except constitution, it used to called as legislature, headed by the जीवी मावलंकर। हिंदी में लिखिए, जब इसे साधारण कानून बनाने होते थे तो इसे विधायिका कहते थे, और इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। अब सिंपल समझें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 299। इन्हीं मेंबर्स में से इंटरीम गवर्नमेंट है, तो इंटरीम गवर्नमेंट के जो 14 मेंबर हैं वो भी इसी में से हैं। इसी में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और यही लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेचर भी यही है। तो मतलब यही बॉडी है जो सारे डिफरेंट का उस समय
कर रही थी। अब इसे कब खत्म किया गया है वो हम देखेंगे। 26 नवंबर आता है। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। 1929 को रावी रिवर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस सेशन होता है, और कांग्रेस सेशन में यह डिक्लेरेशन इशू होता है कि 1930 से 1930 से हम 26 जैन को क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जैन 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ इंडिया में, और हर साल ऐसा ही सेलिब्रेशन चलता रहा। बाद में इंडिया फ्रीडम मिल गई 15 अगस्त 1947। तो अब उस दिन को कोई रेस्पेक्ट हम दे सकें, इसलिए 2 महीने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड कर लिया गया। तो अब देखें, कंप्लीटली होल्ड नहीं किया था। जिस दिन 26 नवंबर आता है तो उसके 15 आर्टिकल, अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आए तो 15 आर्टिकल है, अगर हम डेप्थ में जाएं तो 16 आर्टिकल हैं। एक्चुअली में 15 आर्टिकल यहां मेंशन है सारे। और ऐसा किया जाएगा, या कौन कौन से आर्टिकल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये ऑलरेडी मेंशन था 394 में। तो इसका मतलब 394 खुद भी इंप्लीमेंट हुआ। तो अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो टोटल कितने होने चाहिए? 16। लेकिन माना जाता है कि 15 आर्टिकल इंप्लीमेंट किए गए थे, और 15 आर्टिकल इंप्लीमेंट किए गए थे, ये बात किस में मेंशन थी? 394 में। तो कई बार डेप्थ में साथ क्वेश्चन आया था, तो इतना डेप्थ में आप लोगों के डाइवर्सिटी होगी नहीं। तो टोटल कितने 15 आर्टिकल हैं जो क्या कर दिए थे? इंप्लीमेंट कर दिए थे। तो ये यूं कहें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, एनेक्टेड नहीं हुआ था। कितना हुआ था? पार्शियली। और पार्शियली भी कितना? सिर्फ 15 आर्टिकल। अब आ देखिए 26 जैन, 26 जनवरी आ जाती है, और इंडिया क्या बन जाता है? रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? गणतंत्र बन जाता है हमारा देश। और गणतंत्र का मतलब क्या है? हमने एक पीछे पढ़े, हमारा कंट्री कैसा है? डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब है जहां की गवर्नमेंट इलेक्टेड हो पब्लिक से, जनता जिस सरकार को चुने वो सरकार उस देश पर रूल करे, शासन करे, वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। अब देश का एक हेड होता है, देश का एक हेड होता है, जैसे ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन में राजा या रानी हेड होता है। इंडिया है तो इंडिया में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हेड होता है। राष्ट्रपति काम नहीं करता है, काम करवाता है। उसके बिहाफ पर नाम काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो मतलब जो काम करती है वो गवर्नमेंट तो कैसी है? डेमोक्रेसी से है, डेमोक्रेसी से है। गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन किसके नाम से करेगी? प्रेसिडेंट के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से काम करेगी। तो अब राष्ट्रपति कैसा हो वो रिप्रेजेंट करेगा ये वर्ड। तो जहां पर मोनार्की सिस्टम है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, वो सिस्टम है। और एक सिस्टम है कि जहां का हेड वो भी इलेक्टेड हो बाय बर्थ ना हो, तो उसे हम बोलेंगे रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब समझ में आया कि इंडिया का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो भी इलेक्टेड होगा। मतलब वो एंसेस्ट्रल सिस्टम नहीं चलेगा कि बाप का बेटा फिर उसका बेटा, ये सिस्टम यहां नहीं चलेगा। अब हालांकि यहां कई बार डिस्प्यूट आता है कि रिपब्लिक तो हम बोलते हैं, लेकिन पब्लिक तो पार्टिसिपेट करती ही नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पब्लिक है जो इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। हम आगे पढ़ेंगे कौन करता है? एमएलए और एमपी करते हैं, जिनको पब्लिक ने भेजा है। तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, और प्रधानमंत्री या सरकार का होता है प्रत्यक्ष। तो इसका एक लॉजिक बताया जाता है कि अगर दोनों ही पब्लिक इलेक्ट कर देगी, दोनों ही पब्लिक इलेक्ट कर देगी,
तो मतलब दोनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, और इक्वल पावर अगर दोनों के पास हुई तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, कोलैप्स हो जाएगा। प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर जाएगा और प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर यूज कर जाएगा, जबकि एक्चुअल में काम किसको करना है? प्राइम मिनिस्टर को करना है। तो इसलिए यहां पब्लिक से इलेक्ट माना जाता है। तो जहां भी हम आगे देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा देखेंगे, तो राज्यसभा कैसे इलेक्शन से जीतती है, उसके मेंबर कैसे बनते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं। और लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं। तो जो भी डायरेक्ट इलेक्शन से बनेगा उसके पास ज्यादा पावर मिलेगी, और खास करके जो फाइनेंशियल पावर है, पैसे की पावर है, वो उसी हाउस को मिलेंगी जो डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा, क्योंकि पब्लिक ने भेजा है और पैसा किसका है? पब्लिक का है। ठीक है, ये समझ में आया? तो इंडिया डेमोक्रेसी भी है और इंडिया रिपब्लिक भी है। तो डेमोक्रेसी तो हम कब बन गए थे? कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी बने हैं डेमोक्रेसी तो। रिपब्लिक हम जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ उस दिन से ही हम रिपब्लिक हैं। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होने थे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस समय में इंडिया को रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ और सेम डे इलेक्शन हो जाए। पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जब तक नेक्स्ट इलेक्शन ना हो तब तक पार्लियामेंट का काम कौन करे? तो क्या किया गया था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी को कन्वर्ट कर दिया इंटरीम पार्लियामेंट में। अब इंटरीम का मतलब समझ में आता है? अस्थाई, टेम्परेरी, तब तक काम चलाने के लिए। तो मतलब जब तक नए इलेक्शन ना हो, फ्रेश इलेक्शन, तब तक पार्लियामेंट का काम कौन करे? पार्लियामेंट तो बन गई, पार्लियामेंट में अब काम कौन करे? तो किसको कर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई। तो समझ में आया कि मेन काम क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वही बार बार डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रही थी। देन देखिए 17 अप्रैल 1952, इंटरीम गवर्नमेंट एंडेड, मतलब इंटरीम गवर्नमेंट खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे। अब क्वेश्चन बहुत इजी आता है, राज्यसभा कब बना और लोकसभा कब बना? तो देखिए 1951 और 52 में इलेक्शन हुए थे। तो उस समय इंडिया के पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो या पब्लिक को इतनी अवेयरनेस डेवलप की जाए कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। तो उस समय कई स्टेप्स में इलेक्शन हुए, और वो 1951 के एंड से स्टार्ट हुए और 1952 के स्टार्टिंग तक चलते रहे थे। तो सबसे पहले राज्यसभा फॉर्म की गई 3 अप्रैल 1952। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनती है। देन लोकसभा बनती है 17 अप्रैल को हमारी लोकसभा बनती है। अब लोकसभा बनने के साथ साथ ही यहां पर उसके बाद क्या हो जाता है? इंटरीम गवर्नमेंट है जो खत्म हो जाती है और नई पार्लियामेंट सामने आ जाती है। क्लियर हुआ? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होते के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म नहीं हो गई थी, वो किसमें बदल गई थी? पार्लियामेंट में। और जैसे ही फ्रेश पार्लियामेंट आई तो उसने अपना स्पेस ले लिया और इंटरिम गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। क्लियर हुआ यहां तक? लिखें, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, लिखें। ऑन 26 नवंबर 1949, on 26 November 1949, our constitution was ready but only 15 articles were came in force आर्टिकल नंबर लिख लीजिए, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए। हिंदी में लिखिए, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान तैयार था, बनकर तैयार था, मतलब तैयार था, किंतु इसके केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए।
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, और fully constitution was enacted on 26 Jan 1950। हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बिकॉज डैश कर दीजिए और नीचे पूरी स्टोरी हम लिखेंगे, तो डैश कर दीजिए क्योंकि और डैश करके नीचे हम एक स्टोरी लिख लेते हैं 1929 वाली। लिखें फर्स्ट, इन 1929 ये दिसंबर की बात है, तो दिसंबर 1929 लिख लीजिए। कांग्रेस सेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू was held in Lahore at the bank of Ravi River in which it was declared that we will celebrate our Independence Day on 26 Jan on 26 Jan, on 26 Jan. So the first Independence Day was celebrated on 26 Jan 1930. So the first Independence Day was celebrated on 26 Jan 1930। हिंदी में लिखिए, दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ, जिसमें घोषणा की गई कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बट इंडिया गॉट फ्रीडम on 15th August. But India got freedom on 15th August and it became our Independence Day. क्या लिख लिया हिंदी में बेटा? मनाया जाएगा, इसलिए पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। को मनाया गया। आगे लिखें, 15 अगस्त को भारत आज़ाद होने के कारण यह हमारा स्वतंत्रता दिवस बन गया। इंपॉर्टेंट लाइन, टू पे
to pay the respect to 26 Jan. Our constitution was on hold from 26 November 1949 to 26 Jan 1950. क्या सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में, दोबारा बोलेंगे एक बार सेंटेंस? हाँ ठीक है, हिंदी में लिखिए। 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमारा संविधान 2 महीने के लिए तैयार होने के बावजूद लागू नहीं किया गया। अब 26 जैन को हम क्या हो गए हैं? रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अभी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां हम लिखें कि यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस में कन्वर्ट हो गई थी? इंटरिम पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। On 26 Jan 1950, India became रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was converted into interim parliament. हिंदी में लिखिए। तथा संविधान सभा को अस्थायी संसद में बदल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। आफ्टर द जनरल इलेक्शन ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा 1951-52। आफ्टर द जनरल इलेक्शन, या जनरल इलेक्शन के बजाय आप लिखिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए? 1951 and 52, when new parliament was elected, the interim government was ended on 17th April 1952. प्रथम साधारण या प्रथम आम चुनाव ब्रैकेट 1951-52 के बाद नई संसद के निर्वाचन के पश्चात अंतरिम संसद समाप्त कर दी गई। तो इंटरिम सिस्टम कंप्लीट होता चला गया जैसे ही परमानेंट आता गया। अब हमें ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें। राज्यसभा was formed on 3rd April 1952। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। देन सेकंड, फर्स्ट लोकसभा। अब देखिए हमने फर्स्ट राज्यसभा नहीं लिखा है, मतलब राज्यसभा फर्स्ट और सेकंड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये कंटिन्यू
चलता है, रेगुलर रहता है ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, तो कंटिन्यू चलता है ये। तो फर्स्ट लोकसभा वाज फॉर्म्ड ऑन 17 अप्रैल 1952। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। अब देखिए कमिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनता हुआ देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, रेडी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों ने 299 लोग अगर क्लास में बैठ जाएं तो क्लास में भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, है ना। कितना हा हुल्ला हो जाएगा, कोई अलग दिमाग लगाएगा, कोई अलग दिमाग लगाएगा, है ना। तो जिनके पास जिस एरिया का दिमाग पर्याप्त था उनको उसी काम में लगाया गया, है ना। तो जैसे कोई झाड़ू पोछा ठीक लगा सकता है तो झाड़ू पोछे का काम उसे दिया जाता है, कोई इंग्लिश ठीक कर सकता है तो उसे इंग्लिश का काम दिया जा सकता है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से कमिटीज तैयार की गई और उन कमिटीज ने डिफरेंट डिफरेंट काम उनको दिया और उन्होंने वो काम कर करके दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी आती है उसमें वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। प्रारूप समिति। अब जो प्रारूप समिति है 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स, और इसके जो हेड थे, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो टोटल कितने मेंबर हुए? टोटल 7 ही होंगे, है ना। तो मतलब भीमराव अंबेडकर सहित इंक्लूडिंग कितने थे? 7 मेंबर थे। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। ड्राफ्टिंग कमिटी है जो तैयार की गई थी 29 अगस्त 1947। इसका पर्पज क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिक काम क्या था कि सबसे पहले हम कोई बुक लिखें या हम कोई भी चीज़ तैयार करें तो हमारे पास एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि इस पार्ट में हम किसे रखेंगे, इस पार्ट में हम किसे रखेंगे, उसके बाद हम किस बारे में लिखेंगे। तो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसा रहे कि उसमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ आने चाहिए, उसमें फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ आने चाहिए, प्रेसिडेंट कहाँ आना चाहिए, तो उसका डिज़ाइन कैसा रहे, प्रीएम्बल कहाँ होनी चाहिए, वो सारा किस में था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो सबसे पहले 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हो गई और इसने अपनी रिमोट सबमिट कराई थी 21 फेब नेक्स्ट ईयर 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी। अब इसके मेंबर आप देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनसे रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है। सबसे पहले ये बंगाल से लड़े थे, सबसे पहले ये बंगाल से जीते थे और बाद में ये बॉम्बे से जीते थे। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये कहां से जीते थे? पश्चिम बंगाल की सीट से जीते थे। जब इंडिया डिवाइड हो गया तो देन ये बात के जीते थे बंगाल, बॉम्बे की सीट से जीते थे। तो पहले किस सीट से जीते थे? बंगाल से। और बंगाल से इनका चुनाव हारने की दिक्कत थी इनको, तब इनको बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था जोगिंद्रनाथ मंडल ने, जो बाद में इंडिया से चले गए थे। देन एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, देन अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन के एम मुंशी, देन सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। अब ये 5 मेंबर रेगुलर थे, 2 मेंबर चेंज हुए इनके। 2 मेंबर चेंज कैसे हुए? एक खेतान और एक मित्र। तो बीएल मित्र इन्होंने रिजाइन कर दिया हेल्थ रीजन कर बता करके, और इनकी जगह कौन बने? एन माधवराव। तो बीएल मित्र ने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह कौन बने फिर? एन माधव राव। अब डीपी खेतान, उनकी डेथ हो गई और उनकी जगह बने टीटी कृष्णामाचारी। याद रखना, एक वीटी कृष्णामाचारी थे और एक टीटी कृष्णामाचारी, है ना, दोनों अलग हैं। ठीक है, यहां कौन है? टीटी कृष्णामाचारी। तो कौन कौन मेंबर हुए? पहला भीमराव अंबेडकर, देन अय्यर, देन आयंगर, देन सादुल्ला, देन 2 पर्सन चेंज हुए हैं। कौन कौन से? सॉरी, के एम मुंशी, मित्र और खेतान। मित्र हैं, उनकी रिजाइन कर दिया उन्होंने, और डीपी खेतान है, उनकी डेथ हो गई थी।
मित्र हैं उनकी जगह माधवराव और खेतान की जगह टीटी कृष्णा माचारी बाद में मेंबर बने थे। इसके अलावा कुछ कमेटी थी इंपॉर्टेंट, यहां इनके मेंबर पूछे जाते हैं और पीछे जो कमेटी गई है उसके मेंबर पूछे जाते हैं, बाकी जनरली मेंबर नहीं पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यूनियन यूनियन वर्ड दोनों में, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। दोनों के हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर में 9 मेंबर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 मेंबर। अब आती है स्टेट रिलेटेड, स्टेट यानी जिनको प्रोविंशियल बोलते थे, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन यहां याद रखिएगा, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी राज्यों का संविधान, और एक है संघ का संविधान। तो जो यूनियन का काम था वो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू पर। और प्रोविंशियल यानी राज्यों के संविधान से संबंधित काम किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अब एक इंपॉर्टेंट जो कमेटी आती है वो आती है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। अब ये बड़ी कमेटी थी और इसमें कितने मेंबर थे? 52 मेंबर। तो इसकी 2 सब कमेटी तैयार कर दी गई थी, 2 सब कमेटी तैयार कर दी गई थी। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब हम इसे रिवाइज करेंगे दोबारा। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सब कमेटी तैयार की गई थी उसके कौन थे प्रेसिडेंट? जेबी कृपलानी। और माइनॉरिटीज के लिए जो तैयार की गई थी हरिंद्र कुमार मुखर्जी। मैंने बताया भी था ना, कुमार में कई बार COOMAR करके भी वर्ड आएगा, तो हरिंद्र कुमार मुखर्जी इसके थे। तो क्लियर हुआ, 4 कमेटी। फर्स्ट यूनियन यूनियन, एक यूनियन पावर, सेकंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों जवाहरलाल नेहरू। देन प्रोविंशियल या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का संविधान से संबंधित, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की समिति, 54 मेंबर, उसके भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसकी 2 सब कमेटी हैं, और पहली सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स, उसके कौन है? जेबी कृपलानी। और सेकंड माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की संबंधी, उसके काम कौन है? हरिंद्र कुमार मुखर्जी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कुछ कमेटी इंपॉर्टेंट, स्टेट सेटलमेंट, राज्यों से समझौता। अब यहां कंफ्यूज करती है ये, राज्यों से ज्यादातर समझौते किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। लेकिन एक्चुअल में वो कमेटी किसके अंडर में थी? वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यों के साथ जो सेटलमेंट कमेटी थी वो किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। वर्क स्टीयरिंग कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य संचालन, कि कार्य को कैसे संचालित किया जाए, किस शिफ्ट में कौन से काम किए जाएं, कौन सा काम पेंडिंग हो गया है तो अब कौन सा काम इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वो सारा कौन कर रहे थे? KM मुंशी। और ये किस कमेटी के मेंबर भी थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के सदस्य भी तो थे KM मुंशी। अभी अभी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नेशनल फ्लैग, राष्ट्र का ध्वज तैयार किया जाए, उसके लिए कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये इससे पहले कौन से मिनिस्टर थे? इंटरिम गवर्नमेंट में, अंतरिम सरकार में, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि मंत्री। देन कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड कमिटी ऑन सिटीजनशिप, दोनों के एस वर्दाचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित जो कमेटी है, दोनों के चेयरमैन कौन है? एस वर्दाचारी। अब प्रेस दीर्घा या प्रेस गैलरी, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है, जैसा पार्लियामेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट जब चलती है तो बहुत लोग देखने के लिए विजिटर्स वहां जाते हैं, वो गैलरी में साइड में खड़े होते हैं। कुछ दिन पहले देखा एक कुछ लड़के उसमें कूद गए थे और उन्होंने बम बम टाइप का जो गैस बम वगैरह है वो चला दिया था। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेस गैलरी या दर्शक दीर्घा, जहां प्रेस के मेंबर होते हैं। तो उनकी कमेटी के लिए कौन थी? उषा नाथ सेन उस कमेटी की चेयरमैन थी, कि उनकी क्या लिमिट्स रहेंगी, वो कैसे काम कर सकती हैं, कैसे उनको अलाउ करना है, वो सारा काम उन कमेटी ने किया था। तो यहां तक होती हैं ये कुछ कमेटी, इनके बारे में लिखें। कोई डाउट? लिखें। टाइम कितना हो गया है? ओहो, टाइम हो गया आप लोग का। चलो स्टार्टिंग तो करते हैं। लिखिए, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
संविधान सभा की समितियां। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। फर्स्ट पॉइंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन, अध्यक्ष या इसका प्रमुख कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड पॉइंट टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य 7। फॉर्म्ड ऑन गठन, गठन कब है? 29 अगस्त ऑफ 1947, 29 अगस्त 1947। रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 21 Feb 1948। रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948। द नेम ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के नाम। फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहां मेंशन कीजिएगा ब्रैकेट में। इनिशियली ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल एंड लेटर ऑन फ्रॉम मुंबई। पहले ये बंगाल से चुने गए तथा बाद में मुंबई से। दो क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसे हैं जो बहुत कॉमन पूछे जाते हैं और जो कंफ्यूज करते हैं ऐसे। जैसे भीमराव अंबेडकर का पूछा जाता है तो जनरली इंसान कहाँ का आइडिया लगाएगा कि कहीं एमपी वगैरह साइड का दिमाग लगाएगा, है ना, जबकि उनका कहाँ से होता है? बंगाल से। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह का क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह का बर्थ कहाँ हुआ था? जनरली पंजाब लगाएगा दिमाग, लेकिन उनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। सेकंड लिखिए एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। देन नेक्स्ट अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर भाई, है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देन डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। नेक्स्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब यहां लिखिएगा बी एल मित्र ब्रैकेट में रिजाइंड। देन न्यू मेंबर लिखिए बी एल मित्र ब्रैकेट में त्यागपत्र। इन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। देन इनकी जगह पर कौन तैयार बने थे? एन माधवराव, एन माधवराव। और लास्ट मेंबर हैं डीपी खेतान। खेतान के पंखे आया करते थे पहले, है ना, पता है किसी को? देखिए डीपी खेतान ब्रैकेट में इनका क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
अब यहाँ माधवराव के बाद में टीटी कृष्णा माचारी। थैंक यू एवरीबॉडी।